Hello dear bankers, I Purva welcome you all to this EduTabs platform. So if you are preparing for CIB December 2026, this series CIB on the go is a perfect series for you because यहाँ पर कंटेंट को इस तरीके से कवर अप किया जा रहा है कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें। आज हमारा ABFM में लेक्चर नंबर 4 रहेगा। हमने लास्ट लेक्चर में भी प्लानिंग को डिस्कस किया था, प्लानिंग के कुछ पार्ट को, जहाँ पर हमने उसका प्रोसेस, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा, और आज हम प्लानिंग को कंक्लूड करते हुए टॉपिक्स कवर अप करेंगे जैसे MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, देन आपके पास आ जाएगा डिसीजन मेकिंग, कंटिजेंसी प्लानिंग, है ना। सो जिस तरीके से कंटेंट कवरेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेम वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैप के कहाँ से मिलेंगे? फॉर दैट आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है एंड यू विल लैंड टू दिस पेज, ठीक है ना। ये पेज आपके सामने अपेयर होगा और यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको यहाँ पर डाउनलोड CAIIB PYQs का ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाली टैब आपके पास ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या मिल रहा है? इस डॉक्यूमेंट में आपको मिल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद द आंसर्स, उसके बाद आपको प्रैक्टिस MCQs मिल रहे हैं और डिटेल्ड सिलेबस मिल रहा है। तो इस डॉक्यूमेंट को आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डिवाइस में अवेल कर सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है और ये डॉक्यूमेंट आपके डिवाइस में आ जाएगा। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। सो यू शुड श्योरली डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, नाम से ही पता चल रहा है कि मैनेजमेंट किस बेसिस पर होगी, है ना। हम मैनेजमेंट को किस बेसिस पर रन करेंगे। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में जो हमारे मैनेजर्स हैं वो कभी कभी सिर्फ डेली एक्टिविटीज़ को ही मॉनिटर करते रहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो फोकस है वो सिर्फ एक्टिविटीज़ के ऊपर इसका फोकस नहीं रहता, इसका फोकस रहता है गोल्स के ऊपर, गोल्स की अचीवमेंट के ऊपर। तो इसलिए जो मैनेजर हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं और फिर कॉन्टिन्यूसली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन वगैरह होती रहती है कि ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अच्छे से अचीव हो जाए, है ना। तो एक ऐसी मैनेजमेंट अप्रोच जिसमें मैनेजर और एम्प्लॉयज मिलकर गोल सेटअप कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहे हैं, रिजल्ट्स इवैल्यूएट कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं, तो वो क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, है ना। तो प्रोसेस भी ये रहेगा, पहले गोल सेट किए, परफॉर्मेंस मॉनिटर करी, रिजल्ट्स को इवैल्यूएट किया और फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। लेकिन बात दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा कि हमारा यहाँ जो फोकस है वो गोल अचीवमेंट पर है, हमारा यहाँ फोकस एक्टिविटीज़ के ऊपर नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है आप इसको खास ध्यान रखेंगे, दैट इट फोकसेस ऑन मैनेजिंग बाय गोल्स एंड नॉट मेयरली बाय एक्टिविटीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रोसेस क्या है जो प्रैक्टिस में चल रहा है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इस प्रोसेस में क्या रहता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में, कि हम क्या करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इस्टेब्लिश करेंगे। अब जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो यानी पूरी कंपनी के गोल्स की बात कर रहे हैं हम। पूरी कंपनी के गोल्स में हम कंपनी के मिशन, विजन जो हमारे हैं उस कंपनी को लेकर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी हमारे गोल्स हैं उन सबको कंसीडर करते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इन गोल्स का कम्युनिकेशन, है ना। जैसे मान लो आपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट किया, मान लो आपका बैंक है, बैंक ने गोल सेटअप किया कि इस साल जो है हम रिटेल लोन का जो पोर्टफोलियो है उसे 15% ग्रो करेंगे, ठीक है ना। हम जो है ये हमने एक ऑर्गेनाइजेशन गोल सेटअप कर लिया, फिर ये गोल्स कम्युनिकेट किए जाएंगे। इन गोल्स को प्रायोरिटी, मतलब हमारे गोल्स की प्रायोरिटी क्या है, कौन सा गोल हमें पहले अचीव करना है, ये एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट किया जाएगा। 1981 में जॉर्ज टी डोरैन ने एक एक्रोनियम यूज़ किया, स्मार्ट एक्रोनियम, टू एक्सप्रेस द क्लियर गोल्स। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था स्मार्ट क्या था। स्मार्ट वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली, है ना। तो स्मार्ट गोल्स जो है ऐसा एक्रोनियम
इन्होंने जॉर्ज ने सेटअप किया। और क्या किया जाता है कि जैसे ही आपने ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट किए, आपने उसके बाद उन गोल्स को क्या कर देना है, यू विल कम्युनिकेट दोज गोल्स टू द एम्प्लॉयज़। आपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कम्युनिकेट किया तो फिर आप एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन को एनकरेज करते हो, यानी कि गोल्स जो हैं वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट इम्पोज नहीं करेगी, है ना। एम्प्लॉयज़ अपने इंडिविजुअल गोल सेट करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन किए जाते हैं। अगर मैंने रिटेल लोन पोर्टफोलियो की 15% ग्रोथ की बात की है, तो एम्प्लॉयज़ भी तो अपने इंडिविजुअल गोल्स देखेंगे ना कि हाउ टुगेदर दे विल बी एबल टू अचीव दिस 15% टारगेट, है ना। वो अपने लेवल पर क्या गोल्स सेटअप करते हैं वो हमारे पास इंडिविजुअल गोल्स में आ जाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग तो होगी। देखो, जैसे ही आप अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ चल पड़ोगे तो कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस को अचीव मॉनिटर किया जाएगा कि टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और इसके बाद एक इवैल्यूएशन किया जाएगा जिसमें आपके पास रिवॉर्ड्स बेस्ड जो है वो आपका फीडबैक रहेगा। मतलब जो भी, अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी की तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, अगर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपको वहाँ पर फीडबैक दिया जाएगा। यानी एमबीओ जो है, इट इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस साइकिल दैट कीप्स ऑन गोइंग, है ना। ये जो एक्टिविटी है ये चलती ही रहती है, वन टाइम वाला काम जो है वो यहाँ पर एमबीओ के केस में नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। की कंसेप्ट्स जो है एमबीओ के क्या क्या है। सबसे पहले एमबीओ जो है इट इज़ गोल ओरिएंटेड, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हर एक एफर्ट क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीवमेंट की तरफ लेकर जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। देन हमने बोला कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जाता है गोल सेटिंग के अंदर। ऐसा नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट जो है गोल सेटअप कर दे देती है और आगे एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। एम्प्लॉयज़ भी गोल सेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तभी उनकी मोटिवेशन वगैरह जो है वो बढ़ती है। दे फील लाइक दे आर बीइंग पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग, तो उनकी ओनरशिप, उनकी जो है मोटिवेशन जो है वो बढ़ती है। ठीक है ना। तो गोल ओरिएंटेड, देन एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, देन यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस जो है वो आपकी चेक होती रहती है। रेगुलर इंटरवल्स पर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसे मॉनिटर किया जाता है, उसमें कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स देखी जाती हैं। जैसा अभी हमने पहले भी बात किया कि जब भी परफॉर्मेंस आपकी चेक होगी तो वहाँ पर इफ़ यू हैव परफॉर्म्ड गुड तो आपको रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, है ना। और अगर आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी है तो आपको वहाँ पर फीडबैक्स दिए जाते हैं। एंड द फोर्थ वन इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, की कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट चलती रहती है, इवैल्यूएशन चलती रहती है। इवैल्यूएशन का पर्पस कभी भी पनिशमेंट नहीं होगा, इवैल्यूएशन का पर्पस होगा इम्प्रूवमेंट, है ना। तो एमबीओ जो है वो एक लर्निंग ओरिएंटेड अप्रोच भी हम इसे कह सकते हैं, है ना। तो एमबीओ जो है वो हमारी क्या है, एक लर्निंग ओरिएंटेड अप्रोच है जहाँ पर हम जो है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अच्छे से काम करें और उनकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम रिव्यू करके उन्हें फीडबैक्स दिए जाते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम लेवल तक इम्प्रूव हो सके, है ना। तो एमबीओ किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, तो एमबीओ आपका इन 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। गोल ओरिएंटेड, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नए टॉपिक पर आ गए हैं। अब हम प्लानिंग के कंपोनेंट्स को देखते हैं कि क्या कंपोनेंट्स हैं प्लानिंग के। प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, मोटी मोटी इस बात की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स को इस्टेब्लिश किया जाता है, कंपनी की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए ये गोल्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। देन प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है कि आप इन गोल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है कुछ। फिर कुछ प्रोग्राम्स और मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है फॉर द प्लानिंग पार्ट। खाली प्लानिंग एक इंडिविजुअल पर्सन का रोल तो है नहीं है, जैसे हमने पहले भी बात की हुई है। तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स जब प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके प्रोग्राम्स मतलब उस प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स और मेथड्स को इंक्लूड किया जाता है। अब प्लानिंग करेंगे तो पैसा भी लगेगा, तो बजट्स और फंडिंग का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद टाइम शेड्यूल सेटअप होता है। प्लान्स एक टाइम के लिए बनाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, आप ऐसा कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको एक टारगेट दे दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट करना है ना। बिजनेस के मिशन, विजन, वैल्यू स्टेटमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद
प्लानिंग करते हुए आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको एक आइडिया आया और आपने फंड्स देखे और आपने प्लान बना दिया, आपको स्वॉट एनालिसिस भी करना पड़ता है। हम आज लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्या है स्वॉट एनालिसिस। बिजनेस की मैनेजमेंट जो है वो मॉनिटरिंग रिव्यू करती रहती है ताकि आपका जो प्लानिंग का स्टेप है वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो सके, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि ये जो जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, दीज आर नॉट द इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, एक्चुअल में ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। और प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एनवायरनमेंट्स को कंसिडर करना पड़ता है, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एनवायरमेंटल एनालिसिस, जहां पर हम सभी फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, ऐसे फैक्टर्स जो कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। इंटरनल होता है आपके पास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, और एक्सटर्नल हो जाएंगे आपके आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इन वर्ड्स को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी रहेगी रिगार्डिंग द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो फैक्टर्स हैं, ये बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव वे। तो हमें इसका एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी कंपोनेंट बन जाता है वाइल डूइंग द फंक्शन ऑफ प्लानिंग। जब भी हम प्लानिंग करेंगे तो हमारे लिए एनवायरमेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, बिकॉज इन इम्पैक्ट्स को कंसीडर किया जाएगा वाइल मेकिंग आउट द प्लान्स, ठीक है ना। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस में अगर मैं एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन तो आपकी देखो सेंटर में है, तो ये उसका फर्स्ट एनवायरनमेंट है इंटरनल, जिसके साथ वो डील कर रही है। इसमें आपके एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, बिजनेस के रिसोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है ना। आपके इसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट आ जाएगा। उसके अलावा आपके प्रोसेसेस वगैरह क्या हैं बिजनेस में, वो सब आपके यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, मार्केट का ट्रेंड, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, लॉज और कोई भी आपके पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये सब आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। कस्टमर्स आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है ना। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस में क्या किया जाएगा, आप एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करोगे, स्कैन कर कर चलोगे एनवायरनमेंट को कि जो हमारे पास कोई भी फैक्टर है उससे रिलेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। फिर उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर कर उसके बेसिस पर फोरकास्टिंग की जाएगी कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर जो फैक्टर है उसका क्या आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की, जो हमारे पास है पेस्टल एनालिसिस। नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, बट ये एक एक्रोनियम है। पेस्टल मीन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, ठीक है ना। तो अब ये जो पेस्टल एनालिसिस है ये किसको एनालाइज कर रहा है, ये आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहा है। ध्यान देंगे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स ही कंसीडर किए गए हैं वाइल डूइंग द पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ही स्टडी की गई है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। एक कंपनी जिस कंट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो किस तरीके की हैं, वो बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, है ना। तो जैसे कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, टैक्स पॉलिसीज़ हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, क्या गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रही है या गवर्नमेंट एक स्टेबल लेवल पर अपना टेन्योर पूरा कर कर जा रही है, सो दैट इम्पैक्ट्स द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आ जाता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक आपका जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर क्या होगा कि इन्फ्लेशन किस तरीके की है, लोन वगैरह पे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट कैसा चल रहा है, आपकी कंट्री की करेंसी जैसे रुपी की वैल्यू क्या चल रही है, यूएस डॉलर के कंपैरेटिवली कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ये भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। फिर सोशल फैक्टर में आ जाएगा आपका डेमोग्राफिक्स वगैरह, कल्चर, ट्रेडिशन, जैसे फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं उन दिनों में जो बिजनेसेस ऐसे हैं जो फेस्टिवल से रिलेटेड है उनकी सेल्स अचानक से बढ़ जाती हैं, तो इस तरीके के एनालिसिस बिजनेस को करने
पड़ते हैं, है ना। जैसे मान लो एक कोई मिठाई वाली कोई कंपनी है ना, तो उसको जब दिवाली का टाइम आएगा या जो अपकमिंग अभी हमारे पास फेस्टिवल सीजन आने वाला है, पहले रक्षाबंधन आ जाएगा, देन दशहरा है, दिवाली है ना, तो ये सारे फेस्टिवल्स जब एक सीरीज में आएंगे तो उनकी जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली दे विल प्रोजेक्ट, है ना। जब वो प्लान बनाएंगे अगले 3 4 5 महीने का, तो वो प्रोजेक्ट करेंगे कि सेल्स हमारी बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? बिकॉज फेस्टिवल सीजन आने वाला है। तो वो क्या है, एक सोशल फैक्टर कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो डेमोग्राफिक्स, कल्चर, एजुकेशनल लेवल कैसा है आपका, जिस जिस कस्टमर से आप डील कर रहे हो, है ना। उसके बाद आपकी पॉपुलेशन किस तरफ चल रही है, ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, वो सब आपको इम्पैक्ट करेगा। देन टेक्नोलॉजी में तो आपको पता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो क्या हो रही हैं, आपके बिजनेस की टेक्नोलॉजी कहीं आउटडेटेड तो नहीं हो गई है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स वगैरह की जाती हैं टू एकोमोडेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ताकि आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिल सके। उसके बाद एल स्टैंड्स फॉर लीगल, तो लीगल में लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट लॉज आ जाएंगे, लेबर कोड आ जाएगा आपके पास, है ना। उसके बाद जो आपके कस्टमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड लॉज हैं, हेल्थ सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय से रिलेटेड लॉज हैं, वो सारे यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। एंड एनवायरमेंटल, मतलब जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सस्टेनेबिलिटी, इवन जो आपका ये फ्लड्स और अर्थक्वेक्स और ये सारी चीज़ें भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगी, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इन सभी मेथड्स को, इन सभी एनवायरनमेंट्स को एनालाइज कर कर इन एनवायरनमेंट्स के चेंजेस के पोटेंशियल इम्पैक्ट्स जो हैं उन्हें जज करना पड़ेगा, और उन इम्पैक्ट्स के बेसिस पर आप जो है अपनी प्लानिंग कर कर चलोगे। हम क्यों पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस? बिकॉज प्लानिंग करते हुए आपको इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। आप रैंडमली अपने थॉट के हिसाब से आपको एक अच्छा आइडिया आया और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि ये प्लान इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है ना। सो पेस्टल एनालिसिस के बाद लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस। इंटरनल एनवायरनमेंट मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसा एनवायरनमेंट दैट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट किस तरीके का है, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट द डिसीजन मेकिंग। तो इंटरनल रिसोर्सेज को इवेल्युएट करना, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करना, ताकि बिजनेस की स्ट्रेंथ, बिजनेस की वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में हमें पता चले। तो जैसे अगर मैं एक बैंक के इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करूँ, तो वहाँ ब्रांच के ऑपरेशंस, जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, कैपिटल कितनी पड़ी है, पॉलिसी प्रोसेसेस कैसे हैं, उसके ऊपर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बेस्ड रहेगा, ठीक है ना। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या क्या हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएंगे? फिजिकल रिसोर्सेज आ जाएंगे। अब फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? अगर मैं बैंक के हिसाब से देखूं तो बैंक की बिल्डिंग आ जाएगी आपके पास, ठीक है। बैंक की जो फर्नीचर है, एटीएम्स वगैरह हैं, वो आपके पास इसके फिजिकल रिसोर्सेज का पार्ट बन जाएंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी, कैश आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगी आपके बैंक की कितनी है। तो इस तरीके से आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ जाएंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अगर मैं बैंक की ही बात करूँ तो डिजिटल चैनल्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है ना। डिलीवरी नेटवर्क्स आ जाएंगे। उसके अलावा कोई ब्रांच नेटवर्क्स हैं तो वो भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। फिर स्ट्रैटेजिक एसेट्स, मतलब कि ब्रांड रेपुटेशन किस तरीके से है, कस्टमर का ट्रस्ट कैसा है, ब्रांड इमेज कैसी है। मतलब मान लो अगर आप एसबीआई में हो तो आपके एसबीआई की ब्रांड इमेज कितनी अच्छी है, वो भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी, ठीक है ना। कस्टमर्स आपके बिजनेस को, कस्टमर्स आपके ब्रांड को कितना ट्रस्ट करते हैं, वो भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, कस्टमर ट्रस्ट आ जाएगा आपको यहाँ पर,
फिर नेटवर्क में आ जाएंगे कि बिजनेस रिलेशनशिप किस तरीके से है, पार्टनरशिप वगैरह किस तरीके से है। इंटैंजिबल रिसोर्सेज में आपके पास वही आ जाएंगे, पेटेंट्स, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, गुडविल आपके बैंक की कितनी है। और ह्यूमन रिसोर्सेज में तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका स्किल लेवल कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, तो उसके ऊपर आपका बिजनेस जो है वो डिपेंडेंट रहेगा और बिजनेस के प्लान्स इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है ना। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन से कंपोनेंट्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। फर्दर लेट्स टॉक अबाउट द गैप एनालिसिस, जो कि एक इंटरनल एनवायरनमेंट का ही कंपोनेंट है। गैप एनालिसिस में ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है, मतलब गैप एनालिसिस को ही ऐसी टेक्निक कहा जाता है जहां पर आप करंट परफॉर्मेंस और डिजायर्ड परफॉर्मेंस को क्या करते हो, कंपेयर करते हो और उनके गैप्स को आइडेंटिफाई करते हो, है ना। तो करंट स्टेट जो आपकी है और जिस डिजायर्ड स्टेट पर आप जाना चाहते हो, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो गैप है, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच का जो गैप है वो आपके पास एक इस सवाल का जवाब देगा कि किन एरियाज में यू नीड टू डू इम्प्रूवमेंट। तो आप जब ये एरियाज आइडेंटिफाई कर लेते हो, इम्प्रूवमेंट वाले एरियाज को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो फिर आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर कर चलते हो दैट हाउ यू आर गोइंग टू रिड्यूस दिस गैप, हाउ यू आर गोइंग टू मेक इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है जी। तो आगे आता है हमारे पास स्ट्रैटेजी वैल्यूएशन, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आप देखोगे कि जो हमने स्ट्रैटेजी चूज की वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर रही है या नहीं कर रही। फिर आप ये देखोगे कि उस स्ट्रैटेजी को आपको कंटिन्यू करना है, मॉडिफाई करना है या रिप्लेस करना है ना। आपने जो स्ट्रैटेजी चूज की उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। फिर आप डिसीजन बनाओगे कि वो स्ट्रैटेजी अगर तो ठीक चल रही है तो कंटिन्यू करोगे, थोड़ी बहुत गड़बड़ चल रही है तो उसको मॉडिफाई कर दोगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही वो डिसअलाइंड है तो आप उसे रिप्लेस कर दोगे, है ना। जैसे ही आपने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया तो आपको इवैल्यूएशन के बेसिस पर इन तीनों में एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर अब आ गया हमारे पास स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस जैसे पेस्टल था, पेस्टल भी आपके पास क्या था, एक एक्रोनिम था। स्वॉट भी आपके पास एक एक्रोनिम है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो स्वॉट एनालिसिस में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या है, बिजनेस की इंटरनल कैपेबिलिटी, जिसकी वजह से बिजनेस जो है दूसरे बिजनेसेस के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकता है। वीकनेस भी क्या होगी, वीकनेस भी आपकी इंटरनल होगी, इंटरनल लिमिटेशन होगी जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के बीच में आ रही है ना। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस मेरे पास दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों ही मेरे पास इंटरनल होंगे। स्ट्रेंथ है तो बिजनेस की इंटरनल स्ट्रेंथ है, एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, मतलब बिजनेस की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से बिजनेस को बाकी कॉम्पिटिटर से एक एज है ना, एक बाकी कॉम्पिटिटर से एक एडवांटेज है। और वीकनेसेस जो है वो हमारे पास क्या होंगी, हमारे बिजनेस की कमियां, अंदरूनी इंटरनल कमियां, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। देन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो है ये मेरे पास दोनों ही एक्सटर्नल रहेंगे। जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या है, बाहर से आने वाले गेन्स हैं। अब बिजनेस क्या करता है, कोई ऐसा लग रहा है, कोई चांस है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर, कुछ नया आने वाला है, तो बिजनेस अपने स्ट्रेंथ को यूज करता है टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज, उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज को अपने बिजनेस में लाने के लिए बिजनेस को क्या करना पड़ता है, बिजनेस को अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करना पड़ता है। और वेयर एज अगर बिजनेस में कोई थ्रेट आने वाला है जिसके बारे में आपने जब एनवायरनमेंट की स्टडी की, एनवायरमेंटल एनालिसिस किया, तो आपको लगा कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, तो वहां पर आप जो है, वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप जो है कोशिश करोगे, एफर्ट्स करोगे कि आप अपने जो है थ्रेट्स को बिजनेस से रिमूव कर पाओ। रिमूव कंप्लीटली तो देखो नहीं होते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हो कि आप अपने थ्रेट्स को बिजनेस से मिटिगेट कर पाओ, कम कर पाओ उसके इम्पैक्ट को। ठीक है ना। तो जैसे अब मान लो मैं अपनी अगर स्ट्रेंथ की बात करूं, तो अगर मेरे बिजनेस के एम्प्लॉयज़ बहुत एफिशिएंट हैं, मेरे बिजनेस का कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, ब्रांड नेम बहुत बड़ा है, तो वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे बिजनेस में ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो वो वीकनेस बन जाएगी। या फिर मेरे बिजनेस की अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है तो वो भी मेरे बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, एक वीकनेस बन जाएगी।
ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं, जैसे मान लो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम आ गई, कोई डिजिटल बैंकिंग वाली कोई नई स्कीम आ गई, नई मार्केट में एक्सपैंड करने का ऑप्शन आ गया, तो वो सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर थ्रेट्स की बात करो, नए कॉम्पिटिटर आ गए मार्केट में, साइबर फ्रॉड जो है वो चल रहा है, इकोनॉमी जो है वो हमारी थोड़ी स्लो चल रही है, तो वो बिजनेस के लिए थ्रेट्स हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल है, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हमारे लिए क्या होंगे, एक्सटर्नल होंगे। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कंटिंजेंसी प्लानिंग की। कंटिंजेंसी प्लानिंग का मतलब क्या है? अब मान लो कि सारी प्लानिंग हो गई, स्ट्रैटेजी बन गई, फोरकास्टिंग भी हो गई, लेकिन एक ऐसा इवेंट हो जाता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, है ना। कंटिंजेंसी का मतलब ही यही है, आपने अपना सारा काम कर लिया, आपने प्लानिंग कर ली, आपने प्लानिंग के बाद स्ट्रैटेजी भी बना ली, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आपने फोरकास्टिंग भी कर ली, ठीक है ना, फोरकास्टिंग भी कर ली, लेकिन कुछ ऐसा इवेंट हो गया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे मान लो कोविड आ गया, कोविड तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कोई पेंडेमिक आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक आ गया, पावर फेलियर हो गया अचानक से, तो या फिर बैंकिंग सिस्टम का आउटडेट हो गया, है ना। तो तब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी उस सिचुएशन में, ऑर्गेनाइजेशन कैसे डील करेगी, दैट इज द कंटिंजेंसी प्लानिंग। यानी आप ऑल्टरनेटिव प्लान्स जो हैं वो प्रिपेयर कर कर रखते हो, एक ऑल्टरनेटिव प्लान आप रेडी कर कर रखते हो। जैसे आप कहते हो कि व्हाट इज योर प्लान बी, है ना, तो आप एक प्लान बी रेडी कर कर रखते हो ताकि आप अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी से डील कर पाओ, है ना। जैसे अब कोविड आया, कोविड और पेंडेमिक का आना ना बहुत ही एक मतलब थॉटफुल इवेंट है ना। तो आप इतना भी ऑल्टरनेटिव प्लान नहीं करके चलते हो कि आप ऐसे इवेंट्स के साथ डील कर पाओ। बट जैसे ही वो आया, फर्स्ट वेव के टाइम पे पीपल वर लाइक ट्रायल एंड एरर चल रहा था, एक ट्रायल रन चल रहा था कि ऐसे कर कर देख लेते हैं काम चल जाएगा नहीं। बट जैसे ही फर्स्ट वेव के बाद कुछ टाइम की शांति हुई और फिर एक सेकेंड वेव आई, तो सेकेंड वेव के टाइम पे पीपल वर मोर प्रिपेयर्ड मेंटली कि प्लान बी कैसा रहेगा। तो अब के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल सेट हो चुकी हैं वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी देने के लिए। मतलब आपके जो है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए प्लान भी अब सबके दिमाग में रेडी ऑलरेडी है ना। तो वो क्या है प्लान बी? वो मेरा कंटिंजेंसी प्लान ही तो है, ठीक है ना। कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया तो आप उसके लिए कंटिंजेंसी प्लान रेडी रखते हो ताकि आपका बिजनेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे, बिजनेस की वर्किंग के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? बिजनेस को फोरकास्ट करना, बिजनेस के फ्यूचर इवेंट्स, कंडीशंस को एस्टिमेट करना ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा। तो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ट्रेंड्स देखे जाते हैं और फ्यूचर को फोरकास्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो प्लानिंग वगैरह के टाइम पे फोरकास्टिंग काफ़ी हेल्पफुल रहती है। डिसीजन मेकिंग क्या है? जब डिसीजन मेकिंग का तो सिंपल सा मतलब है कि जब आप अपने अवेलेबल अल्टरनेटिव्स में से एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करोगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ताकि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाओ। कोई भी प्रॉब्लम है, उसके दो अल्टरनेटिव ढूंढे, दोनों अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट करने के बाद उससे एक बेस्ट डिसीजन जो आपने लेकर इम्प्लीमेंट किया, वो आपके लिए क्या है? डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग के 3 प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, जहां पर आप क्या करते हो, यू आर डूइंग द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व्ड गोज अ long way towards a better decision once the problem are correctly identified and the work becomes easier, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन में हम क्या कहना चाह रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन में हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना। डेफिनेशन का मतलब आप डिफाइन समझ लीजिए, है ना, कि प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम ही हमने गलत आइडेंटिफाई कर लिया है तो सॉल्यूशन कितना भी अच्छा हो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो है इट इज़ हाफ सॉल्व्ड, है ना। अगर आपके दिमाग में प्रॉब्लम क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा, है ना। तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम अगर होगी, it is half solved.
फिर आ गया मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस। प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस सेकंड प्रिंसिपल है, जहां पर ये बात की जा रही है कि जो भी आपके डिसीजन फैक्ट्स या जो भी एविडेंस जो है, डिसीजन फैक्ट्स और एविडेंस आपके बेसिस पर होने चाहिए, है ना। सिर्फ एजम्पशंस मतलब सिर्फ एजम्पशंस के बेसिस पर या आपको कोई इंट्यूशन हो रही है उसके बेसिस पर डिसीजंस लेने रिस्की होंगे। तो डिसीजंस हमेशा किसी ना किसी एविडेंस के बेसिस पर, किसी ना किसी फैक्ट्स के बेसिस पर आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी ये कह रहा है कि डिसीजन लेने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनके व्यू पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना है। मैनेजमेंट जब भी डिसीजन लेगी तो उसको एक ओपन माइंड रखना पड़ेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेके, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को लेकर, अलग अलग कस्टमर्स को लेकर, और कभी कभी रेगुलेटर की एक्सपेक्टेशंस को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही डिसीजन, मतलब आपने एक डिसीजन लिया, वो बहुत सारे लोगों को उस डिसीजन का इम्पैक्ट जो है वो आता है ना। तो इसलिए जो फाइनल डिसीजन हम लोग लेते हैं, इट शुड बी बैलेंस्ड टाइप ऑफ अ डिसीजन। तो आप क्या करोगे, आप अपना जब भी डिसीजन लोगे, यू विल इंक्लूड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर पीपल्स एज वेल, ठीक है ना। तो डिफाइंड होना चाहिए, बेस्ड ऑन, बैक्ड ऑन एविडेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ इट शुड कंसीडर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, ठीक है ना। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और हमने हमारा प्लानिंग का जो है मेजर पार्ट हमने दोनों ही लेक्चर्स में कवर अप कर लिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंडीशंस फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की कुछ कंडीशंस आपको दी हुई हैं। क्या स्टेटमेंट आपको दी हुई है? अंडर सर्टेनिटी द डिसीजन मेकर्स कैन प्रिसाइजली फोरकास्ट द आउटकम। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन। अंडर uncertainty, no probability can be attached to the customers, and the risk condition arise when the information is only partial or इनसफिशिएंट, है ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है वो इंट्यूशन के बेसिस पर असाइन नहीं होती, आपका गलत है। बाकी आपकी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आपको प्लानिंग टूल को उसके कंसेप्ट के साथ मैच करना है। लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। तो लॉन्ग टर्म आपका ये हो जाएगा 3 to 5 ईयर्स वाला, शॉर्ट टर्म आपका 1 to 6 मंथ्स वाला हो जाएगा। गैप एनालिसिस हो जाएगा, ब्रिज द करंट एंड द प्रोजेक्टेड पोजीशन, एंड कंटिजेंसी प्लानिंग आपका प्लान बी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बन रहा है, A is 2, B is 1, C is 4 एंड D is 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3 मेरा ऑप्शन ए में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग अ सडन लॉकडाउन अ बैंक कीप्स इट्स सर्विसेज रनिंग बाय एक्टिवेटिंग अ प्री डिसाइड वर्क फ्रॉम होम प्लान इट हैड प्रिपेयर्ड फॉर एन इवेंट दैट माइट अकर। अचानक से लॉकडाउन हो गया, बैंक ने अपनी सर्विसेज फिर भी रनिंग रखी, क्योंकि उन्होंने एक प्री डिसाइड वर्क फ्रॉम होम प्लान जो है वो बना रखा था। तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज द कंटिजेंसी प्लानिंग। मैंने आपको एग्जांपल भी वहाँ पर ऐसा ही कुछ दिया था, कोविड वाला। तो वहाँ कंटिजेंसी प्लानिंग क्या होती है? जहाँ पर आपका प्लान भी हमेशा क्या रहेगा? रेडी रहेगा, ठीक है ना। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग JIB एंड CIB, you can call us on 8146207241 and email us on hello@edutap.co.in. We are always there to help you. हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय।